Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज की जो अपनी सेशन रहने वाला है वो अगेन एक इमेज बेस्ड सेशन रहेगा और उस इमेज बेस्ड में से अपन जो इमेज को डिस्कस करेंगे वो इक्विपमेंट या फिर जिस इमेज को डिस्कस कर रहे हैं वो कहाँ पे काम आती है या फिर उसका क्या रोल है, उससे भी एमसीक्यू बनता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से अपना आज का सेशन कंटिन्यू रहने वाला है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। जो भी आपको लोगो दिख रहा है, ये लोगो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा जब आप वहाँ पे आरएनसीसी सर्च करोगे। तो वहाँ हम अभी क्या कर रहे हैं, प्री नोट से टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवा रहे हैं। प्राइस हमने एकदम उसकी अफोर्डेबल रखी है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, मॉर्निंग में एक टेस्ट लाइव रखा है और एक टेस्ट लाइव रखा है हमने इवनिंग में। वहाँ पे टोटल कितने टेस्ट है, 120 टेस्ट। उसके बाद में एवरी सैटरडे एंड संडे को हम क्या करते हैं, प्री नोट से टेस्ट लेते हैं जिसमें टॉपिक वाइज भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होगा और 200 के एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे विद 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करें, टेस्ट सीरीज हमारी अभी कंटिन्यू रनिंग है और काफ़ी स्टूडेंट्स के पॉजिटिव फीडबैक्स भी हमें मिले हैं कि हाँ, उन्हें इससे मदद मिल रही है। तो जो भी स्टूडेंट अगर टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर हमारे आरएनसीसी पे ऐप को आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। जो आपको डिवाइस बताई गई है फोटोग्राफ में, तो वो डिवाइस क्या है। एवेस्कुलर रिंग कनेक्टर है, या फिर कार्डियक पेसमेकर है, या फिर कार्डियक शंट है, या फिर कोरोनरी स्टेंट है। इसे हम क्या कहेंगे। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर। इमेज पूछी गई है एम्स में। तो देखिए, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है अभी, तो ये कौन सी इमेज है अपनी, कोरोनरी स्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी स्टेंट कहते हैं। अब ये जो स्टेंट है ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो एक ट्यूब से एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये क्या करता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके स्पाज्म को प्रिवेंट करता है। एमसीक्यू बनेगा इससे, क्या बनेगा, प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, उसको ओपन करके रखता है। अब देखिए, इसको हम काम में कहाँ लेंगे, तो कहाँ पे हो सकता है कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म को हम कहाँ पे देखने को मिल सकता है, जब कभी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी का स्टेंट डाल सकते हैं और उस जो आर्टरी को हम क्या कर डायलेट कर सकते हैं और हार्ट के जो जहाँ कहीं भी स्पाज्म हुआ उसको हम ठीक कर सकते हैं। बाकी के इमेज में क्या है, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर, कार्डियक पेसमेकर एंड कार्डियक स्टेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज क्या है, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर। ठीक है, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो एक ग्राफ्ट लिया है, ग्राफ्ट को हमने किससे जोड़ा है, आउटर से जोड़ा है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये जो डिवाइस हमारे पास में रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर। अब ये बना किसके द्वारा होता है, तो बना होता है टाइटेनिक रिंग के द्वारा। ठीक है, अब इसका लगाने का यूज क्या है, ठीक है, इसे हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, टू अचीव क्विक ब्लड सील्ड एंड sutureless एनास्टोमोसिस। ठीक है, एनास्टोमोसिस का क्या मतलब होता है, जोड़ना, एक ब्लड सप्लाई को दूसरे ब्लड सप्लाई के साथ जोड़ना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस करना। तो ग्राफ्ट का आउटा के साथ में एनास्टोमोसिस करना, वो भी बिना किसी सूचर, मतलब कोई सूचर वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं और डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, क्विकली इसको असेस कर कनेक्ट किया जा सकता है किसके साथ में, वेस्कुलर रिंग कनेक्टर के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कार्डियक पेसमेकर। तो ये जो इमेज है आपकी, दिस इज नोन एज कार्डियक
पेसमेकर। तो हम इसमें कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं? इसको हम काम में ले सकते हैं हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में। ठीक है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में इसको काम में लिया जा सकता है। इसे हम क्या करते हैं, बॉडी में क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्ट अपना जो हार्ट का पेसमेकर कहाँ होता है, अपना ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो देखिए ये करता क्या है, ये ऐसे नोड के जैसे ही काम करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले इसका वर्क क्या होगा, मॉनिटर हार्ट रेट एंड रेट को रिदम को मॉनिटर करेगा। उसके बाद में इसका क्या काम होगा, गिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करेगा, जब कभी भी हार्ट बीट स्लो होगी या फिर हार्ट अनेबल टू बीट, ठीक है, तब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाएगी कहाँ पे, ऐसा नोड के पास में, और ऐसा नोड क्या कर देगा, वापस से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार का जो होता है वो कैथेटर होता है, सॉरी पेसमेकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अच्छा एक अपने और ऑप्शन रह गया, फोर्थ वन, वो क्या है, कार्डियक शंट। तो शंट का क्या मतलब होता है, सर्जिकली क्रिएटेड कनेक्शन, ठीक है, इनटू आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो जब कभी आर्टरी मतलब आउटा को अपन क्या कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी की पल्मोनरी वेन्स के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक शंट और देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैलोक एंड टाउजी शंट। ठीक है, एक शंट का आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, अगर पूछते हैं तो शंट से। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हार्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर प्रोसीजर शोन इन द फोटोग्राफ। अब देखिए आपको जो ये प्रोसीजर दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, इमेज के अंदर, फोटोग्राफ के अंदर, अब ये प्रोसीजर किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, विल्सन डिजीज में, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में, या फिर हिमेंजियोमा में, या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी में। ठीक है, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, क्या पूछा आपको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, ये वाला प्रोसीजर कौन सी कंडीशन में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमेंजियोमा। ठीक है, हिमेंजियोमा। अब हिमेंजियोमा को समझने से पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रोसीजर क्या कर रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है इसे हम क्या कहते हैं, लीवर बायोप्सी। ठीक है, लीवर बायोप्सी कहते हैं इसको। तो इस प्रोसीजर में करते क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, परक्यूटेनियस इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, परक्यूटेनियस का मतलब क्या हो गया, थ्रो स्किन। तो अपने को क्या करना है, एक तो स्टेरिलिटी का ध्यान में रखना है क्योंकि ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। ठीक है, अब देखिए साइट कहाँ होती है, नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा, लीवर बायोप्सी की साइट कहाँ से लीवर बायोप्सी किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे सिंपल से पूछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपर साइड, लोअर साइड, तो एब्डोमेन के राइट साइड से। नेक्स्ट और अगर आपसे वो डीप पूछे तो आ जाएगा राइट अपर हाइपोकोंड्रिक रीजन बिटवीन 8 एंड 9 इंटरकोस्टल स्पेस 8। अब ये स्पेस भी कहाँ पे, एट मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये हो जाएगा अपना ऑथेंटिक आंसर कि भाई राइट क्वाड्रेंट होना चाहिए। देखो ये कंडीशन है अपने, जब एब्डोमेन का अपन सेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये हो गया अपना
right upper quadrant, right lower quadrant, and this is the left upper quadrant, this is the left lower quadrant. अब यहाँ पे क्या होता है, इलियक क्रस्ट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, राइट इलियक रीजन, और यहाँ पे भी क्या होता है, इलियक रीजन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट इलियक रीजन. ठीक है, अब इलियक रीजन इन दोनों के बीच का जो पार्ट रहता है, तो ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोगेस्ट्रियम. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एब्डोमेन के अगर अपन डिवीजन करें तो वहां पे हमें ये हमें पार्ट देखने को मिलेगा. अगर यहाँ पे इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा ये पार्ट कौन सा है. ठीक है, वहां पे एक कोई एरो लगा के आपको पूछ लेगा ये पार्ट कौन सा है एब्डोमेन का, तो आपको आना चाहिए. ठीक है, अब इसके ऊपर हमारा क्या रहता है, अम्बिलिकल, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, अम्बिलिकल रीजन. अम्बिलिकल से ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एपिगेस्ट्रिक. ठीक है, एपिगेस्ट्रिक पेन वगैरह आपने देखा होगा अल्सरेशन वाली अल्सरेशन वाली कंडीशन में, वहां पे क्या होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, तो वो यही होता है. अब देखिए अपने दोनों साइड के बच गए, तो ये वाला रीजन है राइट लंबार एंड दिस इज द लेफ्ट लंबार. तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एब्डोमेन के डिवीजन कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी परफॉर्म करते हैं. लीवर बायोप्सी से आपके नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, वो बनेगा पोजीशन से, कि ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी क्या पोजीशन देनी होती है. तो देखिए सबसे पहली पोजीशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग. तो ड्यूरिंग में क्या आएगा, सुपाइन एंड लेफ्ट लेटरल. ठीक है, सुपाइन एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम कहा देते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर. अब ये होता है आफ्टर, दोनों से एमसीक्यू पूछा गया है. आफ्टर पोजीशन हम क्या रखते हैं, राइट लेटरल एंड पिलो अंडर पंचर साइड. जहां से हमने पंचर किया है इस रीजन में, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पिलो लगाते हैं, ताकि प्रेशर से जो है वो ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो. ठीक है, हेमरेज की रिस्क यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों से एमसीक्यू बनता है, पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान में रखना है. अब देखिए लीवर बायोप्सी किसमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, हिमेंजियोमा में. तो यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेगा, देखिए हिमेंजियोमा इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर इन लीवर. ठीक है, ये एमसीक्यू पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर का टाइप क्या है, तो हिमेंजियोमा. ठीक है, ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे बस. अब हम बात करते हैं इसकी नीडल्स के बारे में, कौन कौन सी नीडल्स का हम काम में ले सकते हैं लीवर बायोप्सी में. तो देखिए आपको ये यहाँ पे नीडल्स दिख रही होगी. ठीक है, अब नीडल्स भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की नीडल होती है. ठीक है, फर्स्ट वन टाइप कौन सा होता है, कटिंग नीडल. सेकेंड टाइप कौन सा होता है, एस्पिरेशन टाइप. ठीक है, वहां आपको जो इमेज में जो नीडल दिख रही थी, क्वेश्चन की इमेज में जो नीडल दिख रही थी, वो कौन सी नीडल थी, ट्रू कट बायोप्सी नीडल. ठीक है, नाम में ही कट है, मतलब ट्रू कट बायोप्सी नीडल. ये क्या करेगा, टिश्यू को कट करेगी, फिर उसके बाद में एस्पिरेशन नीडल से अपन क्या कर सकते हैं, उसको एस्पिरेट करके निकाल सकते हैं. ठीक है, इसके बाद में ये हो गई अपनी ट्रू कट बायोप्सी नीडल. अपने अपने फोन में एक बार फिर से इसकी इमेज देखनी है, जब आप देखो तब. इसके बाद में देखिए ये कौन सी नीडल है, विम सिल्वरमैन नीडल. ठीक है, इसका जो है वो यहाँ पे ट्रोकार वगैरह रहता है, नीडल स्टेलाइज, एंड यहाँ पे जो या कैच करने के लिए, होल्ड करने के लिए उसको. तो यहाँ पे ये कौन सी नीडल है, विम सिल्वरमैन नीडल. इसके बाद में देखिए एस्पिरेशन टाइप नीडल, मतलब एस्पिरेट करके वहां से आपने क्या किया, बायोप्सी आपने कलेक्ट कर लिया, लिविंग टिश्यू आपने कलेक्ट कर लिया. तो ये कौन सी नीडल होती है, जैमसीडी नीडल. ठीक है, ये नीडल आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स के अंदर, काम में ज्यादा इसी को लेते हैं, जैमसीडी नीडल. ठीक है, बाकी मतलब एस्पिरेशन टाइप में काम में इसको ज्यादा लेते हैं. बाकी अभी मैं बताऊंगा मोस्ट कॉमन कौन सी है. ठीक है, इसके बाद में देखिए क्लास्किन नीडल. ठीक है, क्लास्किन नीडल की इमेज देखिए. इसके बाद में है ये है मेहागनी नीडल. ठीक है, तो मैगनी नीडल. ठीक है, ये सारी कौन सी नीडल्स होती है, एस्पिरेशन टाइप की नीडल. अब देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा इन नीडल्स में से, एक मोस्ट कॉमन एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन यूज. ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज नीडल कौन सी होती है, तो ये है विम सिल्वरमैन. ठीक है, विम सिल्वरमैन नीडल जो है, इसको क्या करते हैं,
मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है, क्योंकि ये कटिंग टाइप है और इसको यहाँ पे होल्ड भी करके अपन बाहर निकाल सकते हैं टिश्यू को, तो दोनों काम कर देती है, ठीक है, एक प्रकार से। बट मेनली ये क्या है, आगे शार्प एज होने की वजह से क्या है, कटिंग टाइप की नीडल होती है। इसके बाद में देखिए एक और नीडल पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वहां से एमसीक्यू क्या बनता है, 16 गोज की नीडल को जो है काम में लिया जाता है। ये कौन सी नीडल होती है, बर्मिंगम नीडल, ठीक है, ये होती है सेकंड मोस्ट कॉमन। ओके, तो ये हो गया अपना लिवर बायोप्सी टॉपिक एंड लिवर बायोप्सी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू। बाकी विल्सन डिजीज में क्या है, कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, विल्सन ट्यूमर बच्चे में बन जाता है, तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ब्रीज क्लास में। अभी अपना क्या चल रहा है, इमेज बेस चल रहा है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आपको क्या डिवाइस शो हो रही है, अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब डबल ल्यूमन, या फिर वाटर्स एयरवे। ये क्या है, क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर अपना, क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। वहां पे जनरल कंडीशन में क्या होता है एडल्ट में, कि आगे जाके क्या रहता है, कफ रहता है ट्यूब के, ठीक है। और जो बच्चे रहते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नॉन कफ ट्यूब यूज में लेते हैं, ठीक है। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये एंडोट्रेकियल ट्यूब से क्या एमसीक्यू बनेगा, तो उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन वगैरह करना, तो ठीक है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, यूज फॉर शॉर्ट टाइम एयरवे, ठीक है। शॉर्ट टाइम एयरवे मैनेजमेंट के लिए आपको अगर कोई ट्यूब यूज में पूछे आपसे तो कितना होता है, ये बेसिकली 10 टू 14 डेज के लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। अब अगर इससे ज्यादा आपको काम में लेनी है, या फिर मोर देन 21 डेज के लिए काम में लेना, तो आप क्या लोगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। इसको अपन लॉन्ग टाइम एयरवे, पेटेंट एयरवे रख सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के द्वारा। बट एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो शॉर्ट टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन ये है, एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे एमसीक्यू क्या बनेगा, कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी इनटू जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। जब हम जीए देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, तो उस टाइम जो होता है, जो पेटेंट एयरवे रखना होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन मेथड रहता है। अब एमसीक्यू क्या बनेगा आपके साइड से, इसकी साइड से एमसीक्यू बनता है। तो देखिए न्यूबॉर्न में क्या साइज रहता है, 2.5 से 4 mm का साइज हम ये काम में लेते हैं। इसके बाद में इन्फेंट में हम कितना लेंगे, 4.0 से 4.5 mm का। इसके बाद में लेस देन 5 ईयर के बच्चों में, तो यहाँ पे हम कितना लेते हैं, 5.0 mm। तो ये एमसीक्यू बना हुआ है, लेस देन 5 ईयर के बच्चों में कितना काम में लेना है, तो 5.0। अब यहाँ से ये एमसीक्यू भी पूछा हुआ है कि एक बेबी न्यूबॉर्न जिसका वेट है 3.5 kg, मतलब नॉर्मल बच्चा है। अब इसको इंट्यूबेट करना है तो कितने mm की ट्यूब काम में ली जाएगी, तो 3.5 mm की अपन इसके अंदर ट्यूब काम में लेते हैं। और ये एमसीक्यू पूछा गया है आपके एम्स के अंदर, ठीक है, ऋषिकेश एम्स के एमसीक्यू है ये। वहाँ ये एमसीक्यू पूछा गया है, एक न्यूबॉर्न बेबी है 3.5 kg का, तो उसमें अपन कितने mm की ईटी ट्यूब काम में लेंगे, तो 3.5 mm की ईटी ट्यूब भी काम में लेंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न का कितना रहता है, 2.5 से 4 mm का। अब इसके बाद में देख लीजिए लेस देन 10 ईयर के बच्चों में कितना रहता है, 5 टू 7 mm का। इसके बाद में मोर देन 10 ईयर में कितना रहता है, 7 टू 8.0 mm का। अब देखो फीमेल एडल्ट,
एडल्ट है और वो क्या है, फीमेल है, तो मोस्ट कॉमन कितना रहता है 7.5 टू 8.0 mm। ठीक है, अब है अगर आपसे पूछे मेल एडल्ट में हम कितना यूज में करते हैं, तो 8.0 से 8.5। और अब ये एग्जाम एमसीक्यू बना हुआ है कि लार्ज एडल्ट, काफी रेयरली यूज होती है ये। 9.0 से 10 mm हाईएस्ट रहता है इंट्यूबेशन का डायमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, जैसे ये एग्जाम में बना हुआ, जो मैंने क्वेश्चन लगाए हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट कॉमन साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब अगर आपसे पूछे, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब कौन सी होती है, तो ये है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, 7.5 mm। एमसीक्यू बनता है भाई इनसे, देखिए प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए साथ में। अभी देखिए आपके सामने दो इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंट्यूबेट लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब है दोनों ही। ठीक है, इसमें देखिए आपको कफ दिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। और इसमें आपको कफ नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या होगी, अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। और नीचे दी गई ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईटी ट्यूब विथ डबल डायमीटर। ल्यूमन, ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, दो ल्यूमन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्यूब होती है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये कफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एयर एयर अपन कितनी इंसर्ट करते हैं, उसका प्रेशर अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा, ईटी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेरिंगोस्कोप। ठीक है, अब लेरिंगोस्कोप दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन लेरिंगोस्कोप का टाइप कौन सा होता है, मैकिंटोश। एंड सेकंड वन लेरिंगोस्कोप का टाइप कौन सा होता है, मिलर। अब देखो मैकिंटोश का आप कहाँ यूज में करते हो, मैकिंटोश वाले में क्या आपको देखने को मिलेगा, कर्व। लेरिंगोस्कोप में आपको कर्व देखने को मिलता है, आपने इमेज सबने देख रखी होगी लेरिंगोस्कोप की, तो वहां पे क्या रहता है, कर्व प्रेजेंट रहता है। तो कर्व वाला लेरिंगोस्कोप किस में यूज में लेते हैं, एडल्ट में, और ये एमसीक्यू बना हुआ है और मिलर से भी पूछा हुआ है। ठीक है, ऋषिकेश एम्स में पूछा था मिलर के लिए। तो मिलर वाला किस में लेते हैं, ये किस प्रकार का रहता है, स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे लेरिंगोस्कोप कैसा रहता है, स्ट्रेट, और यहाँ पे लेरिंगोस्कोप कैसा रहता है, कर्व्ड वाला। ठीक है, अब स्ट्रेट वाला किस में यूज में करते हैं, चाइल्ड्स में। तो ये भी एमसीक्यू दोनों टाइप के बने हुए हैं, तो ये भी आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू बनता है। ठीक है, अब ये जो आपको इमेज दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर्स एयरवे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मेटेलिक है। ठीक है, मेटेलिक जैसे ये आप पढ़ते हो ग्यूडल्स एयरवे वगैरह, तो ये क्या है, वाटर्स एयरवे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एस शेप के अपने कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, वाटर्स एयरवे। ये डायरेक्ट अपन डालते हैं ओपनिंग, पेटेंसी एयरवे के लिए मेंटेन रहता है। यहाँ से अपन फिर कोई ट्यूब वगैरह सक्शनिंग के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसको इतना ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं, बट अब जब आपके ऑप्शन में नाम दिया गया तो आपको पता होना चाहिए वाटर्स एयरवे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो मैगिल फोर्सेप। मैगिल फोर्सेप क्या करती है, सबसे पहले भी इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, इसको हम एस फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई कई बार सर्जन बोल रहा है एस फोर्सेप, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैगिल फोर्सेप। तो ये कब काम आती है, इनटू डायरेक्ट इंसर्ट ऑफ ईटी ट्यूब। ठीक है, ईटी ट्यूब इमरजेंसी कंडीशन में ईटी ट्यूब को अगर डायरेक्ट इंसर्ट करना होता है ट्रीकिया के अंदर, तो इसे हम काम में लिया जा सकता है। अब देखिए ऊपर ये एमसीक्यू भी बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, बुगी। ठीक है, बुगी या बुजी, जो भी आपका इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम क्या कहते हैं, बुजी कैथेटर। ठीक है, ये क्या करता है, गाइड करता है इंट्यूबेशन के टाइम पे कि आपको ट्रेकिया के अंदर किस प्रकार से जाएगा। तो मोस्ट कॉमन अपन काम में लेते हैं प्लास्टिक बुगी को। ठीक है, नेक्स्ट आपके इंट्यूबेशन से एमसीक्यू बनेगा, तो वो बनेगा पोजीशन से, कि पोजीशन क्या देते हैं। तो देखिए पोजीशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्नीफिंग पोजीशन। तो देखिए स्नीफिंग पोजीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्स, एंड जो
अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी होगी, तब जाके अपनी क्या बनेगी, स्नीफिंग पोजीशन बनेगी, और ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इसके बाद में सेकंड हम क्या लेंगे, अगर देखो ऑप्शन में आपको दोनों मिले तो प्रायोरिटी किसको देनी है, स्नीफिंग पोजीशन को। रोज पोजीशन भी होती है, स्नीफिंग भी होती है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी स्नीफिंग पोजीशन। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन होती है, वो होती है रोज पोजीशन। तो रोज पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, अपन पर्सन को सुपाइन लेटाते हैं, ये इसका हेड हो गया, ये इसके शोल्डर के नीचे हम क्या करेंगे, पिलो रखेंगे, तो हेड इसका जो स्लाइटली नीचे हो जाएगा और जो एयरवे होता है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेकंड मोस्ट कॉमन। इसके बाद में अपन थर्ड वन भी अपन काम में लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंपिंग पोजीशन। थर्ड वन को हम क्या बोलेंगे, रैंपिंग पोजीशन। ठीक है, ये किस में काम में लेते हैं, ये देखो अच्छा एमसीक्यू आपके बन सकता है, ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर कौन सी पोजीशन काम में लेंगे, तो रैंपिंग पोजीशन। ठीक है, ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यू। अब है आपके नेक्स्ट एमसीक्यू कि ईटी ट्यूब को कितना इंसर्ट करना है, इंसर्ट अबो 1 to 2 सेंटीमीटर टू कैरिना। कैरिना का कौन सा पार्ट होता है, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया जो बाइफरकेट होता है, इससे ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, कैरिना। अब यहां से क्या करना है आपको, 1 to 2 सेंटीमीटर आपको ऊपर ही रखना है एंडोट्रेकियल ट्यूब को, कभी भी ज्यादा अंदर आपको नहीं डालना है। अब जब आपने ट्यूब को इंसर्ट कर दी है, तो क्या करना है, 5 to 10 ml आपको क्या करना है, एयर को उसके अंदर इन्फ्लेट करना है। और एयर इन्फ्लेट करने का रीजन क्या है, टू फिक्सेशन। ट्यूब को अंदर फिक्स करने के लिए क्या करना है, हमें 5 to 10 ml एयर हमें इंसर्ट करनी होती है। अब आती है फिक्सिंग, आपको ट्यूब को फिक्स कहाँ करना होता है, ये एमसीक्यू भी बनता है। तो ये अपन करते हैं वन साइड ऑफ माउथ। ठीक है, कोई भी एक साइड ऑफ माउथ पे हम क्लियर जो है माउथ के कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, ट्यूब को फिक्स करते हैं। कभी भी सेंटर में फिक्स नहीं करेंगे, साइड की जो पॉइंट रहते हैं यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। और ड्रेसिंग चेंज एवरी डे। व्हील ओरल केयर, जब कभी हम पेशेंट को ओरल केयर देते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग को हमें वापस चेंज करना होता है। ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है आपसे। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनेगा, ईटी ट्यूब के प्रेशर कितना होता है। तो देखो ईटी ट्यूब का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 20 to 25 mm ऑफ एचजी। ठीक है, ये हम किससे मेजर करते हैं, एनेरोइड मैनोमीटर से। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज की क्लास से आपका कुछ टॉपिक क्लियर हुआ है, या फिर आपको जो है अच्छा मैटर आपको देखने को मिला है, या फिर आपको इस इंस्टीट्यूट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता लगे हैं, क्वेश्चंस पता लगे हैं, तो प्लीज आप जरूर एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम केवल और केवल आपको एमसीक्यूज ही करवाऊंगा फिर मैं आपको कल से। ठीक है, अगर ये मैटर इस तरह का मैटर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको केवल और केवल एमसीक्यू चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, कल से आपको इमेज लाऊंगा, ये इमेज कौन सी है वो मैं आपको बता दूंगा, और बात खत्म, फिर अपन नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस तरह का मैटर चाहिए, लाइक जिस प्रकार से अपने ईटी ट्यूब है, ईटी ट्यूब में कहाँ से एमसीक्यू आते हैं, मैंने आपको ईटी ट्यूब के साइज बता दिया, ईटी ट्यूब का कफ प्रेशर बता दिया, किस प्रकार से पोजिशन वगैरह रखते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू बनते हैं। और जिस किसी ने भी एग्जाम दिया होगा उसको पता है कि एमसीक्यू बनता है, तो उसे शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर किसी को चाहिए वैसा तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में, आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगी, प्लीज कमेंट करते हुए जाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वेल डन कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज आप उसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगा है तो लाइक भी करते जाइएगा चैनल को। ठीक है, एंड्रॉइड मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं प्रेशर को। अब आपसे पूछ ले सेंटीमीटर ऑफ S2 में कितना होगा, तो ये 32 लेके 35 सेंटीमीटर H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ईटी ट्यूब को कंप्लीट करते हैं, इससे बाहर ईटी ट्यूब में एमसीक्यू नहीं बनता है। अच्छा, एक और लास्ट एमसीक्यू में आपको इसका बताना चाहूंगा कि लेस देन 5 ईयर वाले बच्चों में हम क्या करते हैं, नॉन कफ्ड ट्यूब का यूज में लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, बच्चों में क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है वो इसकी नेचुरल फिक्सिंग कर देता है, इसलिए हमें क्या करना है, इसके जो है कफ वाली काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में क्या अपन इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हैं? ये एक प्रकार रिजर्वायर बैग है, या फिर फेस मास्क है, या फिर एलएमए है, या फिर एम्बू बैग है। देखिए एलएमए का क्या मतलब होता है, तो लैरिंजियल मास्क एयरवे कहते हैं इसको हम। तो इमेज में आपको जो दिखाया गया है वो क्या है? एक प्रकार का एम्बू बैग है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको देखो कफ वगैरह लगा है ना, तो इसे ये कौन सा टाइप का है? पीडियाट्रिक टाइप का है, ठीक है। आपको कफ से भी आपको पता लगना चाहिए कि पीडियाट्रिक एम्बू बैग है ये, या फिर एडल्ट एम्बू बैग है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं एम्बू बैग, ये भी अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए एम्बू बैग को काम में किसके लिए लिया जाता है? टू प्रोवाइड, एमसीक्यू है ये, टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में, ठीक है। पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किसके साथ दिया जा सकता है? एम्बू बैग के साथ में दे सकता है वेंटिलेशन के टाइम पे। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि एम्बू बैग से किस प्रकार का प्रेशर दिया जाएगा? पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, तो पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रहता है? बैलून रहता है, इसको अपन क्या करते हैं? पंप करके उसको अपन ऑक्सीजन देते हैं। ये पीछे जो लगा है रिजर्वायर बैग है। अभी हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये देखिए ये क्या है? यहाँ पे क्या आगे लगा रहता है? क्या लगा रहता है? फेस मास्क। तो ये एडल्ट टाइप का भी आता है और बच्चे के टाइप का भी आता है। और ये देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? पॉप ऑफ वाल्व, ठीक है। ये क्या है? वाल्व है। इस वाल्व का डायरेक्ट आपको इमेज से पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए क्या है? ये है पीप वॉल्व। तो एम्बू बैग में क्या रहता है? पीप वॉल्व भी रहता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आगे क्या रहता है? एक्सपीरेशन वॉल्व, ठीक है। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैलून, ये क्या है? बैलून अपने आप जब आप एक बार इसको पुश कर दोगे तो बैलून जो है अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा वापस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन इनलेट भी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ट्यूबिंग आती है यहाँ पे। और ये जो पीछे आपको बैग दिख रहा है इस इमेज में, तो ये वाला बैग क्या काम आता है? रिजर्वायर बैग है, ठीक है। जो ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर आके रिजर्वायर हो सकती है। इसके बाद में ये वाला जो वाल्व लगा रहता है नॉर्मल कंडीशन में इतना नहीं रहता है, बट ये इस प्रकार का एम्बू बैग भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल्व, ठीक है। ये कौन सा वाल्व है? एयर इनलेट, एयर का अंदर जाना एंड प्रेशर रिलीज करना, किसका? एम्बू बैग का। आगे क्या है? एयर इनलेट वन वे वॉल्व O2 रिजर्वायर शॉकेट, ठीक है। यहाँ पे शॉकेट लगा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एम्बू बैग। यहाँ पे आपको पीप वॉल के बारे में एमसीक्यू एक बार पूछा गया था एम्स में। आपको बस इतना सही इमेज आपको दिखाई गई थी एम्बू बैग की, ठीक है। तो आपको एक बार जरूर ये जो आप देख लेना पीप वॉल की इमेज क्या है, ठीक है। ये इमेज आपको तो अभी देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है ये क्या है? नेजल कैनुला, ठीक है। आपको जो है वो नेजल पोर्स के अंदर यहाँ से दोनों पोर को इंसर्ट करना है। और ये आपको कहाँ किससे कनेक्ट करना है? O2 फ्लो मीटर के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज जो दिखा रहा हूँ ये क्या है? ऑक्सीमाइजर। अगर ये किसी ने देखा तो उसको पता होगा, नहीं तो फिर ये ऐसा क्या आता है? ऑक्सीमाइजर आता है इस प्रकार का, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है? फेस मास्क, ठीक है। अब जो आपको इमेज दिख रही है ये कौन सी इमेज है? वेंचुरी, ठीक है। वेंचुरी मास्क, या फिर यहाँ पे क्या है? इसके अंदर डिवाइसेज होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। ये क्या है? डिवाइस है वेंचुरी मास्क की। तो इसे हम मास्क वॉल भी कहते हैं इन सबको, ठीक है। सबसे पहले ब्लू कलर का, फिर वाइट कलर का, फिर ऑरेंज कलर का, फिर बाद में येलो कलर का, फिर बाद में रेड कलर का, फिर बाद में ग्रीन कलर का। तो अपना आप इस मिनोमिक बना सकते हो BWOY री एंड ग्रे, या फिर ग्रीन, ठीक है। BBO येलो रे गजरा, ठीक है। इस प्रकार से एक मेनोमिक है जो याद करने के हिसाब से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन का रहता है सबसे ज्यादा फ्लो रेट रहता है, ठीक है। और देखिए वेंचुरी मास्क को हम स्पेशली यहाँ से एमसीक्यू पूछे तो इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट एंड एक्यूरेट
टू गिव O2 COPD पेशेंट। ठीक है, अभी मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखो COPD वाले पेशेंट को हम कितनी ऑक्सीजन देनी होती है, 2 to 4 लीटर। ठीक है, क्यों देनी रहती है कम? क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन स्टिमुलेशन के यहाँ पे जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हम मोस्ट कॉमन यहाँ पे काम में क्या लेते हैं, मोस्ट कॉमन काम में अलग लेते हैं, मोस्ट एक्यूरेट मेथड अलग है। मोस्ट कॉमन हम काम में क्या ले सकते हैं, तो नेजल कैनुला। ठीक है, नेजल कैनुला के साथ अपन मोस्ट कॉमन 2 लीटर की ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट नेजल कैनुला अगर ज्यादा ओपन हो गया तो वहां से अपन, मैंने आपको बताया था नेजल कैनुला की फ्लो रेट कितनी रहती है, 24 to 40% FiO2 ये रहती है नेजल कैनुला की। ठीक है, और 24 FiO2 से अपन को COPD में चाहिए होता है परसेंटेज ऑफ O2। ठीक है, अब अगर इसको अपन ज्यादा ओपन कर दिया तो ये 40% तक दे सकता है, इसलिए नेजल कैनुला इतना एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके वेंचुरी मास्क के आगे हमने क्या लगा दिया, ब्लू कलर का आपने वॉल लगा दिया। अब अगर आप O2 फ्लो मीटर को पूरा अगर खोल दोगे ना, फिर भी इस वॉल के द्वारा जो है वो 2 लीटर ऑक्सीजन ही जाएगा किसको, COPD वाले पेशेंट को, उससे ज्यादा उसको ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं। जो एक्सेसिव ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में डिस्टर्ब हो जाएगी बट पेशेंट को नहीं जाएगी। इसलिए वेंचुरी मास्क अपन क्या कर सकते हैं, बेस्ट एंड एक्यूरेट मेथड टू गिव ऑक्सीजन टू COPD वाले पेशेंट को अगर हमें ऑप्टिमम फिक्स देना है तो काम में ले सकते हो वेंचुरी मास्क को। बाकी अदरवाइज हम नेजल कैनुला लगा के अपन काम में लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन स्टिमुलस कंटिन्यू यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, इसलिए COPD वाले पेशेंट में तो ये ध्यान में रखना। इसलिए ये वॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू वाला 2 लीटर का देता है, व्हाइट वाला 4 लीटर का देगा। देखो यहाँ पे नाम भी मेंशन किए हुए हैं, तो ये भी आप एक बार इमेज अपने साथ देखना ताकि जूम करके आप पूरा देख सको। नीचे जो आपको इमेज दी गई है ये क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है, नॉन रीब्रीदर मास्क। अब इसके अंदर कितनी FiO2 रहती है, 60 to 95%। अच्छा, इसके ऊपर मैं इनका भी आपको बता देता हूँ। ऑक्सीमायर के अंदर कितनी अपने FiO2 रहती है, तो देखिए ऑक्सीमायर से 24 to 60% तक देता है ये। एंड फेस मास्क कितना देता है, 35 to 55% FiO2। एंड नेजल कैनुला कितना प्रोवाइड करता है, 24 to 40%। तो इस प्रकार से क्या है, ये अपना ऑक्सीजन डिवाइसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें और देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो फर्स्ट इमेज है ये क्या है, HINC। ठीक है, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन मास्क। ये क्या है, ह्यूमिडिफायर यहाँ पे लगा रहता है, ये डिवाइस है एक नीचे। ठीक है, इस डिवाइस को भी आपको एक बार रिव्यू के लिए वापस से देखना है अपनी इमेज में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, सेलाइन की बोतल वगैरह यहाँ से टंकी रहती है, गैस वगैरह अपन लगा के रखते हैं सेलाइन की बोतल के साथ में। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, सेलाइन आएगा किसमें, अपने ह्यूमिडिफायर में, और जो भी यहाँ से गैस का सोर्स और सेलाइन यहाँ से क्या आएगा, इस ह्यूमिडिफायर में आएगा। और यहाँ पे अपन क्या प्रेजेंट रखता है अपना, अपन ह्यूमिडिफिकेशन के लिए अपन यहाँ पे कुछ फ्लूइड वगैरह शुरू करते हैं साथ में इसके, जो इसके अंदर आता रहता है कंटिन्यू। फिर जो ऑक्सीजन जो पेशेंट को मिलती है वो इस नेजल कैनुला के द्वारा, नेजल इंटरफेस के द्वारा किसी मिलेगी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। इसलिए इसे हमने क्या कहता है, हाई फ्लो नेजल कैनुला मास्क। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ बटन्स दिए हुए रहते हैं जो इसका ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कितना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रहता है, तो 45 सेंटीमीटर का प्रेशर यहाँ पे अपन मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से अपन कितने परसेंट तक FiO2 दे सकते हैं, 20% to 100%। हाई फ्लो नेजल कैनुला से अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। नीचे दी गई इमेज क्या है, यहाँ से देखो एक हेड जैसा आपको दिख रहा है, हेड के लिए स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे जो पीछे तक पूरा कंटिन्यू पट्टा रहता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ये क्या है मास्क, और आगे यहाँ से ऑक्सीजन वाली जो मशीन से उससे अपन कनेक्ट कर देंगे। इस मास्क को हम क्या कहते हैं, बाईपैप। कोविड वाले पेशेंट में इन दोनों को आपने देखा होगा, इन दोनों मास्क का काफी ज्यादा यूज में लिया गया था कोविड वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो देखिए बाईपैप। अब इसके बाद में आपको दिखाते हैं बाईपैप मशीन। ये होती है बाईपैप मशीन। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहती है, ट्यूबिंग वगैरह कनेक्ट हो गए, किससे कनेक्ट हो जाएगी, इस मास्क से। और बाकी आप ये इमेज रेफर कर सकते हो कितने FiO2 किसके द्वारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन थेरेपी का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी में इमेज बेस्ड जरा आपको देखने को मिलते हैं, और FiO2 उनमें कितना रहता है। ठीक है, 2 लीटर से लेके लेके अपना आगे कितना अपन प्रोवाइड करते हैं वो अपन वेंटिलेटर में, सॉरी वेंचुरी मास्क अपन ने देखा था उसके अंदर आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। और वाल्व कितना लीटर से कितना ज़्यादा है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
तो वेंचुरी मास इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर उसके वाल से एमसीक्यू पूछता है, वाल की डायरेक्ट इमेज देते हैं और उसका पूछते हैं कि ये कितने लीटर ऑक्सीजन दे देगा या फिर इस वॉल का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। अच्छा, इसमें देखो एक डिवाइस हमारी बच गई थी, इसे हमने क्या कहा, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, लेरिंजियल मास्क एयरवे है, इस प्रकार का जो मास्क होता है वो होता है लेरिंजियल मास्क एयरवे। ठीक है, ये क्या है, एयरवे ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, एयरवे ट्यूब है। यहाँ से क्या है, प्रोक्सिमल एपरेचर, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वेंटिलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं, वेंटिलेशन मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे कफ वगैरह, ये क्या है, कफ है, ये अंदर जाके इस वॉल से अपन और ये प्रेशर वगैरह देंगे तो वॉल वगैरह अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये क्या होता है, लेरिंग्स के ऊपर यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आपको कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है, द बेकी फोर्सेप, गिलीज फोर्सेप, एडसन फोर्सेप या फिर स्पेंसर वेल्स फोर्सेप। कौन सा फोर्सेप है यहाँ पे। तो देखिए इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहेगा, ये कौन सी फोर्सेप है, एडसन फोर्सेप। एडसन फोर्सेप किस प्रकार की होती है, पीछे से आपको एकदम फोर्सेप जैसी लगेगी, यहाँ तक तो आपको कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी फोर्सेप में। ठीक है, बट आगे से क्या रहती है, फाइन रहती है। ठीक है, आगे से क्या रहती है, फाइन रहती है, इसे हम क्या कहते हैं, एडसन फोर्सेप। तो ये वाली एक इसमें क्या रहती है, प्लेन आती है, और एक इसमें क्या आती है, जैसे ये वाली, इसको हम कहते हैं टूथ एडसन फोर्सेप। तो यहाँ पे अगर आपको एडसन फोर्सेप से भी ज्यादा आपको आंसर क्या अच्छा मिलेगा, टूथ एडसन फोर्सेप। ये क्या है, टूथ एडसन फोर्सेप होता है। ठीक है, अब देखिए बाकी की फोर्सेप्स के बारे में क्या है, देबाकी वगैरह, इनमें क्या है। अब देखिए ये वाली जो फोर्सेप है इसको हमने क्या कहा, देबेकी फोर्सेप। यहाँ पे क्या है, देखिए पीछे से फाइन, पीछे से स्ट्रक्चर सेम है इसकी भी, बट आगे से इसको क्या बना दिया, फाइन बना दिया, और ये क्या होती है, लॉन्ग फोर्सेप होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट टिश्यू ग्रेपिंग अपन अच्छे से कर सकते हैं इससे। आपसे अगर पूछे कि वॉस्कुलर प्रोसीजर में, वेस्कुलर प्रोसीजर आपको यूज करना हो तो वहां पे कौन सी फोर्सेप लोगे, एडसन लोगे, नॉर्मल फोर्सेप, टूथ फोर्सेप, प्लेन फोर्सेप या फिर देबाकी फोर्सेप। तो आंसर क्या जाना चाहिए अपना, देबाकी फोर्सेप। यहाँ पे क्या है, नैरो एंडेड टिप्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो ये डैमेज नहीं पहुंचाते हैं वेस्कुलर को। ठीक है, वेसल्स को डैमेज नहीं पहुंचाते। इसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं आपको, ये क्या है, ये है गिलीज फोर्सेप। ठीक है, ये भी क्या करती है, यहाँ पे देखो टूथ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी क्या करती है, सर्जिकल साइट को होल्ड करके रखने में, ड्यूरिंग सुचरी इसको हम ड्यूरिंग सुचरिंग इसको हम काम में ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, ये है स्पेंसर वेल्स आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, ये क्या है, स्पेंसर वेल्स आर्टरी फोर्सेप है। इसको हम जनरली अपन जब सर्जरी वगैरह कराओगे आप, तो सर्जन्स भी इसको आर्टरी फोर्सेप अपन कह के बोल सकता है, स्टेड आर्टरी, कर्व्ड आर्टरी वगैरह। बट एक्यूरेट नाम इसका क्या है, स्पेंसर वेल्स आर्टरी फोर्सेप। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, और ये क्या है, स्ट्रेट भी है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्या है, स्पेंसर वेल्स आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आपको क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है, ये क्या है, सर्जिकल ब्लेड, बार्ड पार्कर हैंडल, मैकिनडोज सीजर या फिर सर्जिकल प्रोब। इन्हें हम क्या कहेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या है, बीपी हैंडल। इनको हम बीपी हैंडल भी कहते हैं या फिर बार्ड पार्कर हैंडल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, देखिए
ये जो स्मॉल वाला है ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इससे लार्ज वाला 4 नंबर का और एक 7 नंबर का भी आता है। ठीक है, तो 3 टाइप के बीपी हैंडल जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आगे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्लेड्स को अटैच करते हैं। ठीक है, तो अभी अपना क्या देखेंगे, हम सर्जिकल ब्लेड्स को हम देखने वाले हैं, कितने नंबर की होती है ये सब अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये क्या है, सर्जिकल ब्लेड्स। ठीक है, देखिए एमसीक्यू कहाँ से बनेगा। देखो ये वाली लास्ट की चारों ब्लेड कैसी है, सेम है, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो 20, 22, 23, 24 सेम है। यहाँ ये इमेजेस आपको देख के पता लग जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये तो कभी देखने को दिया हुआ नहीं मिलेगा 20, 23, 22, 23, 24 या फिर 22। इतना जो है इन ब्लेड्स को पूछ के इतने कॉम्प्लिकेट एमसीक्यू एग्जाम के अंदर, सॉरी ऑप्शंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा यूज भी नहीं होती है। इसके अंदर अपन काम में ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं 24 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर 23 नंबर की ब्लेड काम में लेती है। ठीक है, सुपरफिशियली कट के लिए। अब इसके बाद में देखिए एमसीक्यू बनने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये वाले। ठीक है, इन नंबर की ब्लेड से एमसीक्यू बनता है। तो देखो ये क्या है, शार्प ब्लेड है, तो ये कौन सी नंबर की है, 11 नंबर की। अब इससे छोटी आ रही है तो ये कौन सी होगी, 15 नंबर की। ठीक है, इसके बाद में ये कितने नंबर की है, 12 नंबर की। तो इन तीनों में आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए, बाकी इनका तो आपको जो है डिफरेंशिएट आप कर ही लोगे, क्योंकि ये तो थोड़ी सिमिलर सी दिख रही है। ठीक है, बाकी इनमें यहाँ पे डिफरेंस है, देखो सब में कोई एकदम स्ट्रेट है, कोई हल्का सा इधर कर्व मुड़ी हुई है। ठीक है, तो बाकी एमसीक्यू बनता है इनसे। 11 नंबर ब्लेड का आपको पूछ लेंगे, 12 का पूछ लेंगे, 15 का पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सर्जिकल ब्लेड्स। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बीपी हैंडल को अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और देखिए इनके अंदर कौन सा बीपी हैंडल आएगा, 7 नंबर, और इनमें कौन सा आएगा, 3 और 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बीपी हैंडल के बाद में, ये सीजर, इसे हम क्या कहते हैं, मैकिनडॉन सीजर। फॉर डिसेक्टिंग एंड कटिंग सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को डिसेक्ट करने में और कट करने में काम में लिया जाता है। अब देखिए नीचे दिए गए ऑप्शंस, ये क्या है, दिस इज द सर्जिकल प्रोब। इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्जिकल प्रोब। अब ये प्रोब किस काम में आते हैं, टू एक्सप्लोर ऑर्गन, या फिर कोई कैविटी को आपका करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, इसे हम क्या कहें, इसको किसका यूज में लेते हैं अपन, सर्जिकल पोर्स का हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ड्यूरिंग, अगर आप ओटी आईसीयू नर्स, ओटी आईसीयू से भी एमसीक्यू बनते हैं, तो ओटी से रिलेटेड अपना जो अपना चल रहा है, साथ साथ में अपन आईसीयू से भी एमसीक्यू बना रहे हैं। ठीक है, इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ईसीजी टाइप शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आपको किस प्रकार की ईसीजी देखने को मिल रही है। ऑप्शन ए पी मिट्रल, साइनस टेकिकार्डिया, आर्ट्रियल एक्टोपिक्स, या फिर पीएसवीटी। पीएसवीटी का क्या मतलब होता है, आपको थोड़ा इजी करने के लिए बता देता हूँ, नहीं तो एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू बना था, इसमें इतना ही दिया हुआ था। तो बट आपको ध्यान में रखने के लिए क्या बता देता हूँ मैं, प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो देखिए ये जो इमेज आपको दिखाई गई है, तो ये क्या है, साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पीक्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल वे में बन रहा है, बट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, इसकी रेट बढ़ी हुई है। ठीक है, तो साइनस टेकिकार्डिया वाली कंडीशन आप किस में पढ़ते हो, ये अपन पढ़ते हैं डिसरिदमिया में। ठीक है, डिसरिदमियाज में। अब देखिए डिसरिदमिया बोल दो या फिर इसको बोल दो एरिदमियाज। ये साइनस डिसरिदमिया दो प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, डिसरिदमिया दो प्रकार का होता है।
फर्स्ट वन होता है साइनस टेकिकार्डिया, सेकंड वन होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, टेकिकार्डिया में आपको समझ में आता है और ब्रेडिकार्डिया समझ में आता है। अब साइनस क्या होता है? ठीक है, साइनस मतलब क्या होता है? कंटिन्यू वे के अंदर कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? साइनस रिदम है। ठीक है, अब देखिए साइनस टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब और इसके अंदर स्पेशली क्या है? आर का जो इंटरवल है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा, तभी तो वो ज्यादा पास पास में होगा। लाइक यहाँ पे आर इंटरवल है, यहाँ पे आर इंटरवल है। ठीक है, अब ये है नॉर्मल कंडीशन में। अब जब टेकिकार्डिया होगा तो क्या होगा? आर इंटरवल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा आर इंटरवल हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे तीसरा आर इंटरवल हो जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पे अभी तक क्या बना है? 2 आर बना है। बट टेकिकार्डिया में क्या हो जाएगा? इतनी सी दूरी में आपको 3 आर इंटरवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो बॉक्स रहता है उसके अंदर। ठीक है, लार्ज बॉक्स के अंदर। तो ये क्या हो गया? आर इंटरवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके भी कुछ रीजंस है। एक प्रकार का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिक। एक होता है पैथोलॉजिक। फिजियो में हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे तो क्या टेकिकार्डिया होता है? तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में टेकिकार्डिया हो रहा है। और पैथोलॉजिक कौन सी कंडीशन में टेकिकार्डिया होता है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में पैथोलॉजिकल साइनस टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों देखने को मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इंक्रीज बीएमआर। अब बीएमआर जब बढ़ती है तो क्या होता है? हार्ट रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना साइनस टेकिकार्डिया वाला टॉपिक कंप्लीट। यहाँ से एमसीक्यू बनेगा तो आर इंटरवल से बनेगा, और किस में होता है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में टेकिकार्डिया पैथोलॉजिकल देखने को। अब है साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें क्या है? आर इंटरवल लॉन्ग बढ़ जाएगा, और ये कितना होगा? लेस देन 60 बीट पर मिनट। तो क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। अब इसके अंदर आपको पूछ ले पैथोलॉजी कंडीशन कौन सी है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। और फिजियोलॉजिक, फिजियोलॉजिक देखिए कंडीशन होती है एथलेटिक हार्ट। ठीक है, एथलेटिक हार्ट में क्या देखने को मिलता है? नॉर्मल कंडीशन में साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ये वाला एमसीक्यू एक बार बना हुआ है। अब देखिए पी मिट्रेल क्या होता है। ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये कंडीशन कौन सी है? पी मिट्रेल। तो देखिए पी मिट्रेल को हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियल का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक रिदम आती है, देखिए यहाँ पे क्या बन गया? एम शेप का। यहाँ पे क्या बन गया? पी वेव। ठीक है, पी वेव आपको किस प्रकार देखने को मिली? यहाँ पे एम। तो ये क्या है? पी मिट्रियल। इसको हम क्या कहते हैं? पी मिट्रियल। पी वेव शेप लाइक एम। ठीक है, बाकी देखो हाइपरकैलेमिया में टोल टी वेव, हाइपोकैलेमिया के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब सिस्टम इक्वेशंस कॉमन है। इन्हें भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इन्हें हम छोड़ देंगे, इन्हें भी पढ़ेंगे। बट नए एमसीक्यू क्या बन सकते हैं? एम्स क्या करता है? कुछ ना कुछ नया पैटर्न लेके आता है। तो नए एमसीक्यू क्या बन सकते हैं इसी से? ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की सब लोगों ने रट ली होगी, समझ में नहीं आएगा फिर भी रट ली होगी, फिर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को। बट वो ठीक है, रट लिया। एम्स को भी पता है कि हाँ भाई आजकल ये वाले एमसीक्यू ठीक हो रहे हैं बच्चों के, तो वो कुछ आपको नया लेके आएगा। ठीक है, तो नया में आपको पी मिट्रियल आपको देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन में क्या होता है? लेफ्ट एट्रियल का एनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से पी वेव का शेप क्या देखने को मिलेगा आपको? एम पैटर्न में। नेक्स्ट कौन सा है? एट्रियल एक्टोपिक। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है? एट्रियल एक्टोपिक्स। ठीक है, एट्रियल एक्टोपिक्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट शेप ऑफ पी वेव। जो यहाँ पे पी वेव जो बन रही है, इसका शेप क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल 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 फिर डिफरेंट। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं इसका कि कब डिफरेंट आएगा, बट जब कभी आपको इस प्रकार की पी वेव देखने को मिले, ये क्या है? एट्रियल एक्टोपिक। या फिर पी वेव में क्या हो जाएगा? डिफरेंट पी आर इंटरवल। अब डिफरेंट पी आर इंटरवल में क्या देखने को मिलेगा? क्या हो जाएगा? पी आर इंटरवल इसके अंदर डिफरेंट तो होगा, बट किस प्रकार से का डिफरेंट होगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पी आर इंटरवल यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट पी आर इंटरवल। इसे हम क्या कहते हैं? एट्रियल एक्टोपिक्स। नेक्स्ट क्या था? पीएसवीटी। तो देखिए ये जो आपको इसीलिए देखने को मिल रही है, इसे हमने क्या कहा? सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं?
पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो यहाँ पे जो क्या है, सबसे पहले आप क्या देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर। तो जो है वो हार्ट रेट किस प्रकार की हो जाएगी, 152 लेके 300 बीट्स पर मिनट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, हार्ट रेट देखने को मिलेगी। एंड हिडन पी वेव, पी वेव कैसे हो जाएगी, हिडन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक या तो स्टिमुलेट हो जाए तब देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा, या फिर कोई हार्ट के अंदर सेप्सिस हो जाए, तब जो है ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया तो आप क्या कर दो, वेगल स्टिमुलेशन, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दो। वेगस नर्व क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है। तो ऑटोमेटिक ये कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। बाकी एमआई वगैरह में इनमें तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बट सिंपैथेटिक का बता रहा हूँ, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वेगल स्टिमुलेशन करके काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए वेव इन द पिक्चर इज ड्यू टू, यहाँ पे देखो वेव दिख रही है आपको पिक्चर के अंदर, ये किसकी वजह से मिलती है, ऐसी वेव आपने कहाँ देखी होगी, अगर आपने हॉस्पिटल वर्क किया है तो ये वेव आपने कहाँ देखी होगी। ऑप्शन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, या फिर कैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, या फिर एट्रियल रिलैक्सेशन के टाइम पे। ये भी अच्छा एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि देखिए ये थोड़ा अलग है एमसीक्यू, ठीक है, और नया एमसीक्यू है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये ऑफकोर्स ये एक ईसीजी की तो पिक्चर नहीं है, क्योंकि ईसीजी के अंदर तो आपने बहुत सी ईसीजी पढ़ ली है, देख ली है, रट ली है, ठीक है, जिस भी प्रकार से आप इसको याद करते हो, ठीक है। कई बार होता है कि भाई समझ में नहीं आता तो इमेज को एक बार दिमाग में बिठा के जाना होता है, और वैसी इमेज अगर पूछ ली, ठीक है, आपने किस्मत अच्छी है, वैसी इमेज आपको पूछ ली तो आप उसको क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है, और ये ईसीजी के अंदर नहीं दिखता है। ये वेव फॉर्म किस में बनती है, ये वेव फॉर्म किस में बनती है, जेवीपी, जुगुलर वेनस प्रेशर वेव फॉर्म कहते हैं इसको अपन, ठीक है, जेवीपी वेव फॉर्म है ये, जुगुलर वेनस प्रेशर वेव फॉर्म इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो ए का क्या मतलब हुआ, ए का मीनिंग क्या हो गया, राइट एट्रियल का क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में देखिए सी वेव, ये जो आपको सी वेव दिखाई दी है, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये अपना क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है अपना राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो वाल होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। अब यहाँ का वाल, अब ये जब सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये वाल क्या करते हैं, ओपन होते हैं, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सी वेव बनती है, तो यहाँ पे बनती है सी वेव, ठीक है। और ये जब ये वाल्व की क्लोजिंग होती है तो अपना क्या है, फर्स्ट हार्ट साउंड आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। तो ये कब बनती है, साथ साथ में फर्स्ट हार्ट साउंड भी आएगा, तब ये आपको सी वेव देखने को मिलेगी। ए वेव का मतलब मैंने आपको बता दिया, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अब इसके बाद में एक्स डिसेंट, ये जो एक्स बन रहे हैं दोनों, ये क्या है, डिसेंट, मतलब नीचे वाली पोजीशन में है, तो इसको हम, इसे हम क्या डिनोट करते हैं, एक्ट डिसेंट से। ये इसका क्या मतलब होता है, डिनोट फॉल इन राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। राइट एट्रियम का प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसेंड हो रहा है, नीचे आ रही है एक्स वेव, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, राइट एट्रियम जो है वो उसमें ब्लड भर रहा है अभी, मतलब उसका प्रेशर कम हो रहा है, बस बाद में जब 120 तक पहुंच जाएगा फिर ये क्या करेगा, वापस स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, जस्ट बिफोर सेकेंड हार्ट साउंड।
ठीक है, सेकेंड हार्ड साउंड के जस्ट बिफोर, यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्ट बिफोर फर्स्ट हार्ड साउंड, ये है जस्ट बिफोर सेकेंड हार्ड साउंड। इसके बाद में देखो वेव बन रही है कौन सी, वी वेव, राइट एट्रियल फिलिंग। जब राइट एट्रियम फिल होगा तो वापस क्या होगा, मतलब डायस्टोल। ठीक है, तो क्या होगा, ये वी वेव बनेगी और उसके बाद में वाई डिसेंट। वाई डिसेंट का मतलब वापस वाई की जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो नीचे आती हुई दिख रही है, तो वाई डिसेंट। ये कब बनेगा, ड्यू टू रैपिड एम्प्टी ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम जो बेसिकली स्ट्रक्चर देखने को मिली किसकी वजह से, एट्रियम और राइट साइड की जो अपना जो हार्ट है वहां से ये अपना स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेनली क्या आपने क्या पढ़ा है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, राइट एट्रियल फिलिंग। तो मतलब किसका हो रहा है यहाँ पे, राइट सॉरी एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और वेंट्रिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर ब्लड आ रहा है, मतलब वो डायलेट हो रहा है, उसका प्रेशर कम हो रहा है, इस वजह से जो है वो ये वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की एमसीक्यू सेशन को कंप्लीट करते हैं। अपन ने कुछ अच्छे एमसीक्यू सोल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व किए हैं। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक बटन पे जाइएगा और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें तो केवल इमेज बेस्ड चाहिए, मतलब केवल और केवल क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ है तो प्लीज़ एक बार आप बता दीजिए ताकि मैं फिर उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूँ। मेरा मतलब क्या है, आपको सिलेक्शन दिलवाना, मेरा टारगेट यही है। तो आपको जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो मैं उस तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमें तो बस इमेजेस दिखा दो, दुनिया भर की इमेजेस दिखा दूंगा, आप कहोगे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो ठीक है, ये अपन कंटिन्यू करेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि फिर मैं डे बाय डे काम करता रहता हूँ आपके लिए, तो मुझे पता होना चाहिए भाई मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास को लेकर। अगर ये अच्छा लग रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर मॉडिफाई करेंगे इसको हम। मैं भी सीखूंगा आपसे कि भाई आपको क्या चाहिए होता है। और आप सभी को बताऊंगा वापस से कि टेस्ट सीरीज हम अभी रन करवा रहे हैं हमारी ऑफिशियल ऐप पे आरएनसीसी के। एक टेस्ट करवाते हैं मॉर्निंग में लाइव, एक टेस्ट करवाते हैं इवनिंग में लाइव। ठीक है, ये चलता है अपना मंडे टू फ्राइडे। इसके बाद में एवरी सैटरडे और संडे को हम क्या करते हैं, लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं फिर से। वो भी टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, एंड प्री नोट सेट टेस्ट है। उसके अंदर आपको 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। पूरा आपको पेपर जो है वो नोट सेट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन करते हैं एवरी सैटरडे संडे। प्राइस हमने एकदम अच्छे से बहुत कम से कम रखी है। इसके अंदर टोटल 150 टेस्ट पेपर है, और एक टेस्ट पेपर का आपको प्राइस जब आप इसको देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हम एक टेस्ट पेपर कितने में दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जाइएगा, ना कि किसी और वे में। बाकी स्टूडेंट्स के भी फीडबैक काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो टेस्ट सीरीज बाय करने का तो एक बार जो है आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज को जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में, जिसमें और भी इससे अच्छे एमसीक्यू लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।